जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10 के फर्स्ट टर्मिनल 24 जुलाई से देने वाले हैं तो उनका वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं और वायरल प्रश्न का आप लोग का सब्जेक्टिव का आंसर की लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10 के हो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं कि आपका जिसका पीडीएफ है वो किस तरह से डाउनलोड करना है और ओरिजिनल प्रश्न और वायरल प्रश्न को किस तरह से डाउनलोड करना है, सभी चीज़ों को हम बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक रहिएगा, नहीं रहिएगा तो आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी लोग कमेंट करते हैं कि सर डाउनलोड नहीं होता है, तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा, आपको सारी जानकारी देंगे कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो देखिए आज का वीडियो में आप लोग साइंस का, ठीक है, साइंस का यहाँ पे सब्जेक्टिव का आंसर की लेकर आ चुका है। आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का आंसर की लेकर आ चुके हैं, तो आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखा गया पीडीएफ पाने के लिए आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा और जस्ट वेल एजुकेशन को सर्च करना है। ठीक है, गूगल पर लोग जस्ट वेल एजुकेशन सर्च करना, कैसे करना वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो लोग सभी प्रश्न को यहाँ पे ऐड किया गया। भौतिकी शास्त्र यानी कि फिजिक्स का क्वेश्चन आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें से क्या है कि 1 से 8 तक आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें इनमें किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना आप लोग। ठीक है, और 2-2 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। 4 प्रश्न का इसमें से उत्तर देना है। सभी प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे सभी प्रश्न दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। दूसरा प्रश्न है अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखे। नेक्स्ट प्रश्न है एक गोलीय दर्पण को वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। नेक्स्ट प्रश्न है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो इसका कथन क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट है स्नेल का नियम क्या है। उत्तल लेंस अवतल लेंस में कोई 2 अंतर लिखना है। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक किरण आरेख का सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी जब वस्तु अनंत पर होगी। ठीक है, तो ये सभी फिजिक्स का आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए इसका आंसर की करवाने वाले हैं, तो सभी लोग आंसर को नोट करते चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, प्रकाश के अपवर्तन को नियम को लिखना था। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, सभी को पता होगा। पहला होता है आपतन कोण और प्रवर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा होता है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, यही प्रकाश का परावर्तन का नियम बताता। तो आप लोग ये डायग्राम को बना लेंगे एग्जाम में, ताकि आप लोग का मार्क्स बिल्कुल 2 में 2 मिले। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दूसरा नंबर प्रश्न था क्या कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग क्या है, तो सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा क्या इसका उपयोग है कि दंत विशेष जो दांत चेक करते हैं वो इसका यूज करते हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग कर मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। क्या करता है अवतल दर्पण जो होता है वो प्रतिबिंब को बड़ा दिखाता है, इसलिए यहाँ पे दंत विशेषज्ञ होते हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो 2 उपयोग लिखना था, लिख देंगे सभी विद्यार्थी। 5वां नंबर प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं स्नेल का नियम को लिखना था। तो स्नेल का नियम क्या होता है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या क्या होता है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को हम लोग स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम आप लोग ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, क्या होता है साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका रिलेशन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या था कि अंतर लिखना था उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। तो उत्तल लेंस अवतल लेंस में यहाँ पे अंतर लिखा गया, तो आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम में भी लिखना है। यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, लेकिन अवतल लेंस में जैसे इसका अपोजिट होता है, यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है। नेक्स्ट होता है इसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का 4 प्रश्न को उत्तर देना था फिजिक्स में, तो 4 प्रश्न का सभी लोग विद्यार्थी लोग आंसर देंगे। नेक्स्ट आप लोग फिजिक्स का देखेंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग किन्हीं एक ही प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देना है। पहला आप लोगों का न्यूमेरिकल है, दूसरा आप लोग देख सकते हैं उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं आवर्धिक प्रतिबिंब बनाने के लिए क्रिया को स्पष्ट किरण आलेख खींचना है। ठीक है, तो इसका देख सकते हैं आप लोग 9 नंबर का यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है वो यहाँ पे बनाया गया है कि उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना है। तो वक्रता त्रिज्या दिया गया 30 सेंटीमीटर और फोकस दूरी इसका दिया गया है। यहाँ पे उत्तल दर्पण है तो प्लस में फोकस दूरी 15, वस्तु की दूरी सभी का नेगेटिव होता है तो -20 और ऊंचाई इसका दिया गया एच कितना है, तो अब उत्तल है तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर प्लस में हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और आप लोग का आकार निकालना है इसका। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रिलेशन लगाएंगे दर्पण सूत्र का 1/f = 1/u + 1/v का। तो यहाँ से रिलेशन निकालने का हम यहाँ से भी निकल के आ जाए। जब भी निकल के आ जाएगा तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है m = v/u होता है। यहाँ पे u क्या है वस्तु की दूरी, यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v/u = h'/h हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग v का वैल्यू हम अभी निकालें 8.6 और u का वैल्यू आप लोग को दिया गया था 20 और यहाँ पे हम लोग h दिया गया था 5। तो यहाँ से h' हम लोग निकाल लेंगे तो h' का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और आभासी और सीधा बन रहा है
क्योंकि ये प्लस में है तो ये सीधा बन रहा है और दर्पण के पीछे बन रहा है और छोटा बन रहा है। बिल्कुल इसका सही न्यूमेरिकल हो जाए तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाना होगा। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं रसायन शास्त्र का यानी केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से लोग पूछा है लघु त्रिय प्रश्न ये भी है। इसमें आप लोगों को 4 प्रश्नों का इसमें भी उत्तर देना है। पहला प्रश्न है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। दूसरा सूचक क्या है और सूचक के नाम लिखे। नेक्स्ट प्रश्न है संचारण क्या है, उदाहरण सहित यानी उदाहरण समझाएं। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है विकृति गंधिता से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानतः कौन सी गैस निकलती है, एक समीकरण लिखे। ठीक है, तो इसमें से आप लोग 4 प्रश्न का उत्तर देना, तो चारों का यहाँ पे हम आंसर लेकर आ चुके हैं, तो सभी लोग कॉपी पेन में नोट करते चलेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे लिखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान जो होता है वो बराबर होता है विकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान के। अतः रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण नियम को पालन करता है। क्या करता है, संतुलित समीकरण जो होता है वो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है उसको पालन करता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर दिया गया कि वे पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय तथा लवणीय होने के सूचना देते हैं उसे हम लोग सूचक कहते हैं। ठीक है, सूचक के बारे में लिखा था, इसका उदाहरण क्या है सूचक का, तो देखिए लिटमस पत्र, फिनाफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज और हल्दी पत्र, ये सब क्या है, सूचक है। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न क्या है कि जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है तो उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं, इसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, कॉपर व पीतल की सतह पर हरे रंग की परत बनना। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे, ये सब देख चुके होंगे, चांदी पे जो काला पड़ जाता है, लोहा में जो जंग लग जाता है, ये सब क्या होता है, ये संक्षारण के कारण होता है। इसी को हम लोग संक्षारण करते हैं। जो ये डायरेक्टली क्या होता है कि वायु और मॉइस्चर के कंटेक्ट में जैसे ही आता है तो वहाँ पे कुछ पदार्थ जो होता है वो एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाते हैं, इसलिए उसे हम लोग संक्षारण हो जाता है। इसलिए इसका उदाहरण ये सब दिया गया आप लोग को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न क्या है कि विकृता गंधता क्या होता है, इसको बारे में डिफाइन करना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, जब वसा युक्त अथवा तेल खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाए तो वह अपचयित होकर अपना स्वाद और गंध खो देती है और विकृति गंधी हो जाती है, उसे विकृतता गंधता हम लोग कहते हैं। ठीक है, विकृति गंधता कहते हैं। ये देखिए आप लोगों का केमिस्ट्री का 4 क्वेश्चन का यहाँ पे सभी का आंसर दिया गया। चलिए अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन को बनाना। तो देख सकते हैं आप लोग केमिस्ट्री का भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें मात्र आप लोग का एक ही प्रश्न का उत्तर देना। जो पहला प्रश्न है रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित समीकरण में कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन से संतुलित रासायनिक समीकरण है, उसको लिखना है। ठीक है, इसको लिखना है आप लोग को। तो चलिए इसका आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो आंसर की ओर देख सकते हैं आप लोग, आंसर के यहाँ पे दिया गया संतुलित समीकरण का। तो पहला का क्या हो जाएगा, H2 + Cl2, इसको हम लोग संतुलित करेंगे तो 2HCl हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा BaCl2 + Al2SO4 के होल क्यूब, इसको संतुलित किया गया। नेक्स्ट देख सकते हैं 2 सोडियम + 2 जल को जब मिलाएंगे तो 2NaOH + H2O बनेगा, इसको संतुलित किया गया। ठीक है, तो आप लोग तीनों फार्मूला को संतुलित कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि इसका PDF जो है वो किस तरह से आप लोग डाउनलोड करना है, इसका आंसर की कैसे डाउनलोड करना, ओरिजिनल प्रश्न कैसे डाउनलोड करना, सभी चीज़ों को बता देते हैं। तो सभी लोग वीडियो में आप लोग ध्यानपूर्वक बने रहेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि आपके पास गूगल होगा, गूगल को खोलना है, गूगल में आप लोग को सर्च करना है जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, गूगल में आप लोग को खोलना है, गूगल में सर्च कर लेना है जस्टवेल एजुकेशन। जस्टवेल एजुकेशन को लिखेंगे इस प्रकार आप लोग को खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे justeducation.com का पहला में ही आप लोग को वेबसाइट दिख जाएगा। इस पर सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग जस्टवेल एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। अभी तक आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग जितना भी सारा नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आप लोग को वहीं पे दिया जाता है। तो जस्टवेल एजुकेशन खोलेंगे तो ऊपर की ओर सेलेक्ट करना, ऊपर की ओर सेलेक्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट है, इस वाले पे सभी विद्यार्थी लोग टैप करेंगे। टैप करने के बाद देखेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इंटरफेस खुलने के बाद आप ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे बिहार बोर्ड क्लास 10 फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम डेट जो है पहला लिंक, इस पर सभी विद्यार्थी लोग को क्लिक करना है डाउनलोड करने के लिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दिए गए, तो आप लोग बारीकी से इसको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद नीचे की ओर जब स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे रूटीन भी दिया गया और आप लोग इसके जस्ट नीचे आप लोग क्लास ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड का लिंक दिया गया, तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक के बाद यहाँ पे भी बहुत सारी जानकारी दिया गया, तो आप लोग इसको भी आसानी से पढ़ेंगे। और नीचे को जैसे ही स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ऑल सब्जेक्ट का आप लोग का डाउनलोड का लिंक दिया गया, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया गया, तो सभी लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। आप लोग लगातार अपडेट
करते रहिएगा, आपको कभी भी यहाँ पे अपडेट हो सकता है। आप लोगों को एग्जाम से पहले जितना भी ओरिजिनल प्रश्न पत्र होगा, सभी का आंसर होगा, सभी चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लगातार चेक करते जाएंगे, आपको जल्द ही यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा और आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ ले गए होंगे किस तरह से आप लोग जो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है और किस तरह से आप लोग को आंसर की को डाउनलोड करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोग का बायोलॉजी का क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं बायोलॉजी में भी आप लोग का 4 प्रश्नों का उत्तर देना है इसमें भी। तो इसका भी पहला प्रश्न क्या है कि स्वपोषी तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। नेक्स्ट है जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले रसों के नाम लिखना है। नेक्स्ट क्या है डायलिसिस क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग से पूछा गया जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। नेक्स्ट प्रश्न है वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। नेक्स्ट आप लोग से प्रश्न पूछा गया हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं बायोलॉजी का क्या है कि स्वपोषी और विषम पोषी में अंतर लिखना है। तो क्या हो जाएगा, स्वपोषी क्या होता है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैविक पदार्थ जैसे CO2 पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम लोग स्वपोषी बोलते हैं, जैसे हरा पौधा। नेक्स्ट होता है विषम पोषी। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, जैसे मानव व अन्य। देखिए आप लोग मानव ही अन्य जीवों पर निर्भर होता है कि उनको चावल गेहूँ मिलेगा, आप लोगों को उपजेगा तभी वो खा पाएंगे। लेकिन हरा पौधा क्या होता है कि वो खुद के ऊपर डिपेंड होता है, खुद ही अपना भोजन बनाता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही डिफरेंस लिखा गया। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में कि डायलिसिस क्या होता है इसके बारे में लिखा गया है। जो डायलिसिस को हम लोग अपोहन भी बोलते हैं। तो अपोहन रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है। इसे डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति को बिर्क यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते, गुर्दे से जुड़े रोग, लंबे समय से मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये डायलिसिस क्या है इसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न क्या है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम में बिल्कुल यहाँ पे सही अंतर लिखा गया। पहला अंतर क्या है, इसमें वाहिकाओं जाइलम मृदुतक यानी कि पेरिनेकाइम तथा जाइलम फाइबर होते हैं, और फ्लोएम में क्या होते हैं, इसमें चालनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं फ्लोएम तथा फ्लोएम पेरिनेकाइमा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जाइलम में डिफरेंस देखा गया, ये मृदा से जल तथा खनिज लवणों को पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं, और फ्लोएम क्या करता है कि ये पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं, ठीक है। फ्लोएम का काम होता है कि पत्ते से जो भोजन है उसको पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है, लेकिन जाइलम का जो काम होता है वो मिट्टी और जल से खनिज लवणों को पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है। यानी जल से जो काम करेगा वो जाइलम करेगा और जो पत्ता से काम करता है वो फ्लोएम करता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, जाइलम मृदुतक के अलावा अधिकांश कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती है। जो जाइलम मृदुतक के अलावा जो इतना भी इसमें कोशिकाएं होती हैं वो सभी मृत कोशिकाएं यानी डेड सेल होते हैं, और फ्लोएम तंतु के अलावा अधिकांश कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो ये देखिए 3 डिफरेंस लिखा है, आप लोग इतना लिख देना, आपको 2 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्या है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में यहाँ पे अंतर आप लोग को लिखना है। तो वायवीय श्वसन क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन, और अवायवीय श्वसन क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस लिखा है कि ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है, और ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट है डिफरेंस, यह कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया के में होता है, और यह केवल कोशिका द्रव में होता है। ये दोनों में होता है वायवीय श्वसन, कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये जो होता है वायवीय श्वसन वो सिर्फ कोशिका में होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये एग्जाम्पल में जैसे 36 ATP, और इसमें क्या होता है वायवीय श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है यानी 2 ATP। इसका उदाहरण हो जाएगा मानव वायवीय श्वसन का, और अवायवीय श्वसन का उदाहरण हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे दिया गया बायोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप लोग का एक प्रश्न का यहाँ पे उत्तर को लिखना है। तो इसमें क्या है, पहला प्रश्न है मानव पाचन तंत्र का एक स्पष्ट व स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना। मानव का जो पाचन तंत्र होता है उसको आप लोग का फिगर बनाना है यहाँ पे। और दूसरा प्रश्न है मानव में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, वह क्यों आवश्यक है उसको आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे आप लोग एक ही प्रश्न का बनाना है। तो यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न जो है मानव पाचन तंत्र का एक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सही और स्वच्छ नामांकित चित्र बनाया गया। तो आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग, ये तो 3D आप लोग का एनिमेशन है, लेकिन आप लोग को एग्जाम में 2D की तरह बनाना है, और अगर नहीं बना पाते हैं तो आप लोग एग्जाम में मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कर देना है वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग ये 5 नंबर, ये आप लोग का 5 नंबर का प्रश्न है लॉन्ग टाइप में। तो आप लोग सभी को लिखने के बाद यहाँ पे सभी का नाम को आप लोग डोनेट कर देंगे, ठीक है, कि क्या किसको हम लोग बोलते हैं कि,
ठीक है। तो आप लोग देखिए, आप लोग सभी जितना भी आप लोग फिजिक्स का जो सब्जेक्टिव प्रश्न था आप लोग का कराया, सॉरी यहाँ पे साइंस का जितना भी आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न था वो सभी को करवाया गया है। तो आप लोग सभी लोग से उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग नोट कर लिए होंगे और सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लेंगे। आप लोग ये सब प्रश्न आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल में पूछा गया और हो सके तो आप लोग ये सब प्रश्न आप लोग का बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस बिल्कुल वहाँ भी यही रहने वाला है। तो आप लोग सभी लोग इसको याद भी जरूर कर लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आप लोग फ्रेंड्स हैं साथीगण हैं सभी के पास आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, ताकि आने वाले हर एक सब्जेक्ट और हर एक अपडेट आप लोग को सबसे पहले मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।